अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। स्ट्रॉज इन द विंड इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है यूपी चुनावों से पहले कैसे बहुत सारे लोग जो हैं बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टीज़ में जा रहे हैं। इस आर्टिकल की खूबी ये है कि ये एक फुल ऑफ लर्निंग लेसन्स है और हर सेंटेंस आपको चैलेंज करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है ना। थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा लेकिन अपने पढ़ेंगे उस तरीके से जिससे चीज़ें आसान बन जाती हैं। आज का मैं आपको क्विज़ दिखा देता हूँ। आज जो ग्रामर वोकैबुलरी स्ट्रक्चर्स आप सीखेंगे आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन दूंगा। पहले पूरे मन से सीखो और लास्ट में 5 में से 5 मार्क्स को स्कोर करो। शुरू कर लेते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईडी नो चैट्स। टेलीग्राम में सर्च करें और इस ग्रुप को ज्वाइन करें। सारी वीडियो के पीडीएफ, सुबह 7 बजे एडिटोरियल की पीडीएफ, शाम को वोकैबुलरी की पीडीएफ, हर वीडियो का नोटिफिकेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस ग्रुप। चलिए, कह रहा स्ट्रॉज इन द विंड। देखिए, स्ट्रॉज का मतलब होता है भूसा। जानवरों को जो खल खिलाई जाती है उसको कहते हैं स्ट्रॉ। अगर आपने गेहूं या चावल के बाहर एक परत देखी होगी जिसको अपने खाते नहीं है, वो जानवरों के लिए छोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रो या हिंदी में बोलते हैं खल या भूसा। कह रहे खल या भूसा आ रहा है इन द विंड, हवा में। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ये एक ईडियम है। अगर आप इस स्ट्रो नाम के वर्ड को पकड़ लें तो आप 4 ईडियम्स जो है ना, 4 ईडियम्स उनको याद कर सकते हैं। मैं एक बार ईडियम्स को यहाँ से निकाल रहा हूँ। अपने अपनी इमेजिनेशन से चारों ईडियम्स को अभी समझेंगे, ठीक है। पहली है स्ट्रो इन द विंड। मान लीजिए आप एक किसान हैं, आप खेत में खड़े हैं और अचानक से आपकी आंख में भूसा आने लगा, स्ट्रो आने लगा। अब इसका मतलब पता क्या है? सामने से आपकी तरफ हवा चल रही है बहुत तेज़ और वो जानवरों की खल को आपके साथ में उड़ा के आपकी आंख में ले आई है। ये एक इंडिकेशन है आने वाले तूफान का। तो स्ट्रोज इन द विंड का मतलब क्या होता है? एन इंडिकेशन फॉर समथिंग। किसी चीज़ का इंडिकेशन या साइन, आने वाले वक्त का, अच्छा और बुरा। जनरली बुरी चीज़ों के लिए इसको यूज़ करते हैं, अच्छे के लिए भी कर सकते हो लेकिन जनरली नेगेटिव कन्नोटेशन इसमें होती है। स्ट्रॉज इन द विंड, किसान के आंख में आने वाला भूसा, आने वाले वक्त का इंडिकेशन। उसी तरीके से अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मान लीजिए भूसे का एक आदमी बना दें, भूसे को पकड़ के एक आदमी की शेप दे दें। अक्सर आपने खेतों में देखा भी होगा, एक आदमी खड़ा रहता है भूसे का बना हुआ, उसको बोलते हैं स्केयर क्रॉ, जो कि पंछियों को डराने के लिए होता है। ये जो भूसे का आदमी होता है ना, मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये ऐसा आदमी होता है अ मैन विदाउट सब्सटेंस और डिग्निटी। अगर रियल लाइफ में कोई ऐसा आदमी आपको मिले जिसकी बातों का कोई मोल ना हो, जिसकी डिग्निटी ना हो, जिसका सब्सटेंस ना हो, बड़ा कमज़ोर आदमी हो, बहुत जल्दी अपनी बात से पलट जाता हो, दैट मैन कैन बी कॉल्ड अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। पक्का आदमी नहीं है, वो भूसे का बना हुआ आदमी है, जहाँ हवा वही वहीं वह भी बह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। लास्ट दोनों इडियम्स का एक ही मतलब है, द फाइनल स्ट्रो, द लास्ट स्ट्रो और द स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। ध्यान से समझना। एक ऊँट था, उसका एक मालिक था। मालिक ने ऊँट के ऊपर भूसे की बोरियां डाल दी और बहुत सारी डाल दी। हालांकि तो भूसा बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, लेकिन जब बोरियां की बोरियां डलेंगी तो ऊँट की कमर पे जोर पड़ने लगा। अब इतनी बोरियां वो डालने लगा मालिक कि एक और जब उसने स्ट्रो डाला, एक और स्ट्रो का छोटा सा पीस डाला भूसे का, तो कैमल की जो है कमर टूट गई। तो कैमल की कमर जो है ना, उस स्ट्रो से नहीं टूटी। कैमल की कमर जो टूटी है वो सारी भूसे की बोरियों से टूटी है। तो जब आपके पास ज़िंदगी में बहुत बुरी बुरी चीज़ें हों और एक फाइनल इवेंट ऐसा हो जाए जिससे आप टूट जाएं, तो वो फाइनल इवेंट बन जाता है उन बुरी चीज़ों का लास्ट स्ट्रॉ। आया समझ में? अ फाइनल बैड इवेंट इन अ सीरीज ऑफ बैड इवेंट्स, ठीक है ना। पहले नौकरी गई, फिर डिवोर्स हो गया, फिर एक्सीडेंट हो गया, तो सब कुछ बुरा हो रहा था। फिर एक घटना और हुई इस आदमी की ज़िंदगी में और जिस वजह से आदमी टूट गया, तो वो घटना बन जाएगी लास्ट स्ट्रो या फाइनल स्ट्रो या स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, है ना। टूटी कमर तो सभी इवेंट्स की वजह से है, लेकिन वो फाइनल जो है वो बहाना बन गया कमर को तोड़ने का। तो लास्ट वाली दोनों इडियम सेम है। चारों दिमाग में बैठ गई होंगी आपके कहानी के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है ऑन डिफेक्शंस फ्रॉम बीजेपी अहेड ऑफ यूपी पोल्स। बात हो रही है दल बदलों की, डिफेक्शंस की। डिफेक्शन क्या होता है? एक पार्टी से दल बदल करके, पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में चले जाना। बात की जा रही है पार्टी चेंजेस की, और कहाँ से हो रहे हैं? बीजेपी से। कब? यूपी चुनाव के, यूपी पोल्स के पहले। समझ गए? चलिए अब बढ़ेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ। क्या कहना चाह रहा है? एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना सेशन को। कह रहा है द स्पर्ट ऑफ डिफेक्शंस अवे
फ्रॉम द पार्टी इन यूपी या उत्तर प्रदेश शुड वरी द बीजेपी। कह रहा है जो स्पर्ट है ना, स्पर्ट का मतलब होता है उछाल, अचानक से आई हुई वृद्धि, अचानक से आया हुआ इंक्रीज, है ना, सर्ज। कह रहा है जो उछाल है ना जो है डिफेक्शंस में, दल बदलों में, और कहाँ से, अवे फ्रॉम पार्टी, पार्टी से दूर। कह रहा है ये कहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश में। कह रहा है ये जो उछाल आया है दल बदलों में बीजेपी पार्टी से दूर, है ना, ऐसे डिफेक्शंस हो रहे हैं जिसमें लोग बीजेपी से दूर जा रहे हैं छोड़ के, ना कि बीजेपी में आ रहे हैं। कह रहा है ये स्पर्ट, इसको वरी करना चाहिए, परेशान करना चाहिए, चिंता का कारण बनना चाहिए बीजेपी नाम की पार्टी के लिए। तो चुनावों से बिल्कुल पहले यूपी चुनावों में लोग बीजेपी पार्टी को छोड़ के एसपी बीएसपी में भाग रहे हैं। ये चीज़ बीजेपी के लिए चिंताजनक हो सकती है। स्पर्ट की वर्ब है शुड वरी। स्पर्ट मैंने आपको बता दिया, सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, सर्ज बोल दो, एक्सप्लोजन बोल दो, विस्फोट, है ना, इरप्शन, सब स्पर्ट के सिनोनिम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टियों के नाम के आगे हमेशा द लगाएं, द बीजेपी, द कांग्रेस, द लेबर पार्टी, है ना, द आम आदमी पार्टी। याद रखना हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज अपने नाम के आगे द को देती हैं। अब एक काम करेंगे, इस आर्टिकल की सारी वोकैब को एक साथ देखेंगे ताकि स्मूथली इसको पढ़ पाएँ। उससे पहले ऐड कर दूँ, देखिए अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, यूपीएससी, पुलिस, टीचिंग या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, तो इन सभी के लिए मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रेफर करूंगा, सजेस्ट करूंगा टेस्टबुक.com। इंडस्ट्री लीडर है और इसकी खूबी ये है कि 450 एग्जाम्स के 32,000 मॉक टेस्ट को एक सिंगल पैकेज बना के इन्होंने रखा हुआ है। अब ये 32,000 मॉक टेस्ट अलग अलग वैरायटी के हैं, डिफिकल्टी लेवल के, ईजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी मिलेंगे। आप हर तरीके से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। ये सिंगल पैकेज 32,000 मॉक टेस्ट का सभी एग्जाम्स का 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है 399 में, और 3 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है 599 में। लेकिन ये प्राइस आपको नहीं देना है, आपको लगाना है कोड YT10। जैसे ही इस कोड को लगाएंगे 15% ऑफ लेंगे। 399 वाला 339 में और 599 वाला 509 में आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, फायदा उठा सकते हैं, कोड जरूर लगाएं YT10। चलिए अपनी वोकैब शीट है, सारे नए और पुराने वर्ड्स इसी शीट में मिलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है जो आप ज्वाइन करने वाले हैं। 4 अपने पास वर्ड्स आज, अशर इन पुराना वर्ड है, एक्सेसरबेट अगेन ओल्ड वर्ड है, सेलिएंट ये भी पुराना वोकैब वर्ड है, नया वर्ड मैंने ऐड कर दिया आज इनविंसिबल। देखिए अशर इन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के आना, इंट्रोड्यूस करना। ब्रिंग इन इसका सिनोनिम है जिसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। पूरी कहानी इसको बताई थी मैंने आपको परसों की वीडियो में। अशर कौन होता है, सिनेमा हॉल में वो आदमी जो टॉर्च लेकर के आपको आपकी सीट तक छोड़ के जाए, वो आपको सिनेमा घर के अंदर इंट्रोड्यूस करता है ना, आपको मूवी हॉल के अंदर अशर इन करता है, ब्रिंग इन करता है। तो वहाँ से इसको कनेक्ट कर लेना, अशर नाम के वर्ड से। क्लास पे थोड़ा रेगुलर रहा करो ना, हर चीज़ रोज़ अपने रिपीट नहीं कर सकते। एक्सेसरबेट ये आप जानते हैं, चीज़ों को बद से बदतर बनाना, एग्रावेट करना, एक्सेस्पिरेट करना, वर्सन करना, है ना। द मेडिसिन एक्सेसरबेटेड हर सिम्टम्स, दवा ने उसके सिम्टम्स को, उसके लक्षणों को और ख़राब बना दिया। सेलिएंट पुराना वर्ड है, ऐसी चीज़ जो नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट हो, किसी भी चीज़ का वो वाला पार्ट, वो वाला हिस्सा जो सबके सामने आता हो, नोटिसेबल हो, इंपॉर्टेंट हो, सेलिएंट कहलाता है। जैसे द बुक प्रेजेंट्स सेलिएंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। बुक जो है प्रेजेंट करती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, नोटिसेबल फैक्ट्स को, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के, फ्रीडम स्ट्रगल के। तो छोटे मोटे फैक्ट्स को नहीं रखती है, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नोटिसेबल फैक्ट्स जो हैं उनको ये सब के सब डिटेल करती है। इसको रिमार्केबल, नोटिसेबल, कॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस एक एडवांस वर्ड है, इसका मतलब होता है वो चीज़ जो देखते ही आपको समझ में आती हो, भड़कीली होती है ना, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। जैसे किसी ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है, बहुत भड़कीली सी ड्रेस है, यू कैन से द ड्रेस इज कॉन्स्पिक्यूअस, नोटिसेबल। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास इनविंसिबल, आसान सा वर्ड है फिर भी मैंने रख दिया है। अजय बोलते हैं इसको हिंदी में, जिसको हराया ना जा सके, अनडिबेटेबल हो, अनबीटेबल हो। इकोनॉमिक रिसेशंस हैव द पावर टू ब्रिंग डाउन इवन इनविंसिबल बिजनेसेस या कंपनीज। आर्थिक मंदियों में पावर होती है यहाँ तक कि अजय इनडिफीटेबल कंपनीज को भी ब्रिंग डाउन करने की, तहस नहस करने की। बड़ी बड़ी कंपनियां भी तबाह हो जाती हैं मंदी के दौरान। इनविंसिबल, ठीक है। इसको अनअसेलेबल बोलते हैं, असेल मतलब हमला करना, अनअसेबल मतलब जिस पे हमला किए ना जा सके। इनडोमिटेबल जिसको डोमिनेट ना कर सके, इनडिस्ट्रक्टिबल जिसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। सभी के सभी इनडिफीटेबल और अनबीटेबल के सिनोनिम्स हैं। तो 4 वर्ड्स हैं, डिटेल में कर लिए हैं। आ जाओ आर्टिकल पे। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, समरी बहुत आसान है। यह आर्टिकल आपको बता रहा है कि कैसे देश में पॉलिटिशियंस की छवि क्या है अपने देश में। ये क्या करते हैं, जैसे इलेक्शन होता है ना, उससे पहले अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। और ये पार्टी चेंज करना इनको इलेक्शन से पहले ही याद आता है,
वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा जिस पार्टी में अभी बैठा हूँ। तो ये मौका परस्त टाइप के लोग होते हैं और यही मौका परस्ती बीजेपी वाले दिखा रहे हैं यूपी के अंदर। बीजेपी पार्टी को छोड़ करके बहुत सारे लोग एसपी बीएसपी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये मौका परस्ती बीजेपी के लिए घातक हो सकती है इस बार के चुनावों में। और अगर घातक नहीं भी हुई ना, एक चीज़ तो समझ में आती है कि बीजेपी की पोजीशन इस चुनाव में वैसी नहीं है जैसी 2017-18 के चुनाव में हुआ करती थी इन यूपी। अगर समझ में, तो बीजेपी से लोग निकल रहे हैं बाहर और ये चीज़ बीजेपी के लिए थोड़ी सी परेशान जो है चिंताजनक हो सकती है। आज के आर्टिकल की टोन है पॉलिटिकल कमेंट्री है, एनालिटिकल टोन है, पॉलिटिक्स के हिसाब से कमेंट्री कर रहा है, पूरा एक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। चलिए आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं। किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YD योर इंग्लिश ट्यूटर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, कमेंट्स में लिंक डाल रहा हूँ। सारे कोर्सेज मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ आपके एग्जाम्स के लिए, क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस पे। डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है, ऐसे समरी प्रेसी लिखना चाहते हो, एग्जाम्स नज़दीक है तो इस कोर्स का फ़ायदा ले सकते हो, लिखना सीख सकते हो। कोर्सेज पे कूपन लगते हैं, डिस्काउंट के साथ में कोर्सेज को बाय करें। वैसे ही आपको बैंकिंग का मिल जाएगा कॉम्बो, प्रीलिम्स मेंस क्लरिकल PO 475 में, इसका फ़ायदा भी ले सकते हो। इसी वीक के लास्ट में कोशिश करूँगा SSC का कॉम्बो भी आपके लिए लॉन्च कर दें। कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाता है। चलिए, कह रहा है द स्टेरियोटिपिकल इमेज of politician in India in popular culture is mostly unflattering, but it is also somewhat unfair। सबसे पहले बता रहा है लोग राजनेताओं के बारे में सोचते कैसे हैं, हमारे देश में पॉलिटिशियंस को कैसे लिया जाता है। कह रहे जो स्टीरियोटिपिकल इमेज जो है ना, छवि जो है, और स्टीरियोटिपिकल मतलब घिसी पिटी, टिपिकल। कह रहे जो घिसी पिटी छवि जो है पॉलिटिशियंस की, राजनेताओं की भारत में, इंडिया में और कहाँ पे, पॉपुलर कल्चर में, हमारी किताबों में, हमारी बातों में, हमारी मूवीज़ में। कह रहे वो मोस्टली अनफ्लैटरिंग है, ज़्यादातर वो देखा जाए तो अनफ्लैटरिंग है, यानी कि क्रिटिकल है, अनफेवरेबल है, इंसल्टिंग है। सभी के सभी लोग पॉलिटिशियंस का मजाक बनाते हैं मूवीज़ में, किताबों में, और आप हर जगह देखोगे तो। कह रहे लेकिन ये कुछ हद तक समवट अनफेयर भी है, बहुत बायस्ड भी है। आया समझ में? हर नेता बुरा नहीं होता, हमारे दिमाग में इमेज ऐसी बनी हुई है कि नेता सभी के सभी बदमाश होते हैं, देशद्रोही होते हैं, है ना। टिपिकल इमेज की वर्ब है इज, स्टीरियोटिपिकल मैंने आपको बता दिया, घिसी पिटी, टिपिकल, ट्रेडिशनल, है ना, यूजुअल। इट की वर्ब है इज। फ्लैटर करना मतलब प्रेज करना, अनफ्लैटरिंग मतलब जो प्रेज करने लायक ना हो, जो इंसल्टिंग हो, जो क्रिटिकल हो, जो अनफेवरेबल हो, है ना, आलोचना भरी हो। समवट का मतलब होता है कुछ हद तक। अब देखो ये बता रहा है ये फेयर क्यों नहीं है ना, क्यों सभी के सभी नेताओं के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कह रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन इज नॉट एन ईजी वन एंड नो वन रिसीव्स मोर स्क्रूटनी देन लेजिस्लेटर्स एंड पॉलिटिशियंस इन पब्लिक लाइफ एंड डिस्पाइट देयर बीइंग सेवरल थिंग्स टू इम्प्रूव अपॉन, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया allows for a fair amount of accountability by empowering the voter to evaluate those contesting to represent them। अच्छे और लंबे लिखे हुए सेंटेंसेज और बड़े प्यारे लिखे हुए सेंटेंस है, ध्यान से समझना। कह रहा है इसलिए ऐसा क्योंकि जो पॉलिटिक्स है ना, एक व्यवसाय के तौर पे, एक वोकेशन के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे आसान चीज़ नहीं है। अगर आप फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और कह रहे कोई भी, नो वन नहीं, कोई भी नहीं रिसीव करता ज़्यादा स्क्रूटनी को, ज़्यादा जांच को, बजाय किसके, हमारे लेजिस्लेटर्स और पॉलिटिशियंस के, हमारे नेता और मंत्रियों के। और कहाँ पे, पब्लिक लाइफ में। तो पब्लिक लाइफ में नेता मंत्रियों पे हर वक्त कैमरा हमारा रहता है, ये क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है ना। तो वोकेशन जो है, एज ए वोकेशन पॉलिटिक्स बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और आगे क्या कह रहा है एंड बावजूद, डिस्पाइट होने के कई सारी चीज़ों को इम्प्रूव, बावजूद होने के कई चीज़ों के सुधार, और किस चीज़ में, इस चीज़ के अंदर हमारी जो है देश की पॉलिटिक्स में। कह रहे बावजूद इसके जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जो इलेक्शन वाली डेमोक्रेसी है, जो सही ट्रू डेमोक्रेसी है इन इंडिया, भारत में, ये अलाउ फॉर करती है, इजाज़त देती है काफ़ी ज़्यादा अ फेयर अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जवाबदेही को। और कैसे, एम्पावर करके, ताकत दे करके, पावर दे करके मतदाताओं को, वोटर्स को, कि वो इवेल्युएट करें, वो जायज़ा लें, संज्ञान लें, है ना, जज करें उन लोगों को जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनके नेता बनने के लिए। तो हुआ क्या, कह रहे पॉलिटिशियंस के लिए ख़राब इमेज तो है, लेकिन ये फेयर चीज़ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो अपने आप में बड़ा ही मुश्किल काम होता है और कोई भी आदमी पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं झेलता,
सब कैमरे, सबकी नज़र हमेशा हमारे नेता और मंत्रियों पर रहती है, उनकी पब्लिक लाइफ में भी, है ना। कहीं बाहर भी नेता गया है तो उसके ऊपर ही कैमरा है कि क्या करता है वो। तो लेजिस्लेटर का मतलब होता है मंत्री, पॉलिटिशियंस का मतलब होता है नेता। वो मंत्री, वो नेता जिसको मंत्रालय मिल जाए वो लेजिस्लेटर बन जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, और कह रहे बावजूद हमारे देश में कई चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव अपॉन होना है। हमारे नेता आज भी बदमाश हैं, चोर उचक्के हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। कह रहे बावजूद इस चीज़ के, जो हमारे देश की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है ना, जो हमारे देश में जनतंत्र है, गणतंत्र है भारत का, वो हमें खूब इजाज़त देता है इस चीज़ की। और किस चीज़ की, कि अकाउंटेबिलिटी बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए हमारे नेताओं में। और कैसे, हमारा डेमोक्रेसी एम्पावर करता है, हमें ताकत देता है हमारे वोटर्स को कि हम इवेल्युएट करें, हम जायज़ा लें, अप्रेज करें, असेस करें हमारे उन नेताओं को, उन लोगों को जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्टेस्ट करते हैं, चुनाव में बैठते हैं। तो इतनी ताकत हमारे वोटर को मिली हुई है कि वो किसी भी नेता को असेस करके देख सकता है। तो नेता बनना देश में बड़ा मुश्किल काम है। समझे, सेंटेंस लंबे हैं, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको रिपीट करके बता दिए। चलो अब आ जाओ फटाफट से इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं। पॉलिटिक्स की वर्ब है इज, नॉर्मन की वर्ब है रिसीव्स, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की वर्ब है अलाउ फॉर, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलाउ फॉर का मतलब होता है इजाज़त देना किसी काम को करने की, इवेल्युएट का मतलब होता है जायज़ा लेना, है ना, अप्रेज करना, असेस करना, किसी चीज़ की कीमत लगाना। तो नेताओं की परफॉर्मेंस की हम कीमत लगाते हैं ना हर साल, ये इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया। अच्छा, एम्पावर का मतलब होता है किसी को पावर देना, टू गिव समवन पावर इज टू एम्पावर, हिंदी में बोलते हैं सशक्तिकरण। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस इस पूरे आर्टिकल में ना, कह रहा है येट इफ देयर इज वन एक्ट दैट रिमाइंड्स citizens of the tendency of politicians, it is that of switching sides on the eve of fresh elections in a state। कह रहे फिर भी नेताओं में एक बुरी चीज़ है जिसकी वजह से गाली खाते हैं। अब कौन सी चीज़ है, कह रहे फिर भी यट, अगर एक कोई चीज़ है, वन एक्ट, अगर कोई ऐसी हरकत है जो हमें रिमाइंड करवाती है, सिटीजन्स को याद करवाती है उन टेंडेंसीज की, उन आदतों की जो पॉलिटिशियंस की होती हैं, है ना, एक ऐसी चीज़ जिसको देखते ही हमें पता लग जाता है कि ये तो नेताओं का काम है ना, वो कौन सी है, ये है, इट इज़ वो वाली जो है स्विच करने की, साइड को दल बदल करने की। और कब, ऑन द ईव ऑफ, ठीक पहले, ऑन द ईव ऑफ, ठीक पहले नए इलेक्शंस के किसी भी स्टेट में। तो ये चीज़ जो है ना नेताओं के लिए सबसे ज़्यादा हम जोड़ते हैं नेताओं के साथ, और यही चीज़ नेताओं की आदत हमें बताती है कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले इनको अपनी पार्टी को चेंज करना होता है। एक्ट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है रिमाइंड्स, रिमाइंड ऑफ मतलब किसी चीज़ की याद दिलाना, टेंडेंसी मतलब आदत, हैबिट, प्रोपेंसिटी, प्रवृत्ति बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रवृत्ति, है ना, रुझान। इट की वर्ब है इज। चलो आगे बढ़े। कह रहा नो स्टेट इज स्पेयर्ड ऑफ दिस एक्ट एंड हार्डली एनी पार्टी एस्केप्स डिफेक्शंस। कह रहा कोई भी स्टेट नहीं बची है इस एक्ट से। ये जो हरकत है ना, इधर से उधर थाली का व्यंजन, है ना, ये काम जो होता है हर स्टेट में होता ही है। स्पेयर्ड कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं बचा है। और कह रहा है ना के बराबर ही कोई पार्टी है जो स्केप करके बैठी है आज तक डिफेक्शंस को। हर पार्टी में से कुछ दल बदलू नेता इलेक्शन से पहले निकलते ही हैं। नो स्टेट की वर्ब है इज, एनी पार्टी की वर्ब है स्केप्स, हार्डली का बराबर है ना के बराबर, है ना, ना के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एरर है, आप मुझे बता सकते हो, यहाँ पे एक छोटी सी एरर है, टेक्निकल एरर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन टेक्निकली आपको वो सही करनी थी। चलो 5, 10, 20 सेकंड लो, जिन्होंने बेसिक ग्रामर देखी है उनको याद आना चाहिए। एरर ये है सर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ये सब नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, नो वेयर, नेवर, है ना। ग्रामर सीरीज पार्ट नंबर 19 चला लेना, एडवर्ब वाला, जिसमें एडवर्ब बताइए आपको शुरू में आती है नेगेटिव तो क्या करती है। तो उसमें ध्यान से समझाया हो आपको कि जब भी सेंटेंस में क्लोज से पहले एडवर्ब आ जाए, कौन सी एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नोवेयर, नेवर, ऐसी एडवर्ब्स क्लोज में इन्वर्जन को करवाती हैं। टेक्निकली सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, हार्डली डज एनी पार्टी स्केप, है ना, हेल्पिंग वर्ब निकलेगी, एनी पार्टी से पहले आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया करो इन चीज़ों का, ये चीज़ें आपको इसीलिए सिखाई हैं ना, जितना हो सके ट्रिगर वर्ड्स को पकड़ो। कह रहा है इन अ वर्ड वेयर प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजीज डिटरमिन पार्टी एफिलिएशंस, switching sides at the last minute would be a rare anomaly, for there would have been ample time for disgruntled partymen to rethink the bandwagon they had hitched themselves to। लंबा सेंटेंस है, थोड़ा सा मुश्किल है, अब आराम से इसको देखेंगे। इसमें भी एक एरर है, पहले सेंटेंस पकड़ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है ऐसी दुनिया में, इन अ वर्ड, कौन सी भाई, कह रहा है जहाँ पे
नियम और आइडियोलॉजीज। प्रिंसिपल मतलब कानून, नियम। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। कह रहा है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे प्रिंसिपल, हमारे कानून और हमारे नियम और हमारी विचारधाराएं डिटरमिन करती हैं पार्टी की एफिलिएशन को। पार्टी किससे जुड़ी होगी, क्या एसोसिएशन रखती होगी। बीजेपी वाला है तो शिवसेना से, बीजेपी वाला है तो आरएसएस से, कांग्रेस वाला है तो बहुजन समाजवाद पार्टी से, एसपी से, है ना। तो इस तरीके से एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे पार्टी की एफिलिएशन जो है वो नियमों से जुड़ती है और आइडियोलॉजी से बनती है। कह रहा है ऐसी दुनिया में ना स्विच करना पार्टी को, अपना दल बदलना, और कब, लास्ट मिनट, हर जो है बिल्कुल 1 मिनट पहले, है ना। कह रहा है ये होगा एक बहुत ही रेयर अनॉमली, एक बहुत ही बड़ी एबनॉर्मेलिटी। कह रहा है क्यों, कह रहा है फॉर, क्योंकि देयर वुड हैव बीन एम्पल टाइम, वहाँ होगा बहुत सारा वक्त। देयर वुड हैव बीन एम्पल टाइम, वहाँ होगा प्लेंटी ऑफ टाइम। और किसके लिए, नाराज पार्टी मैन के लिए। डिसकंटेंट मतलब अनहैप्पी, नाराज या इरिटेटेड। और किस काम के लिए, कि वो रीथिंक करे, फिर से सोचे, जिस बैंड वैगन को, जिस रुझान को, जिस पॉपुलर ट्रेंड को उसने हिच किया है, जिसके सहारे वो लटकाए, अपने आप को लटकाया उसने देमसेल्व्स टू। अजीब सा सेंटेंस है लेकिन आसान है ना। कहने का मतलब ये है, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती हैं, कौन लेफ्ट का है, कौन राइट का है, कौन बीजेपी वाला, कौन आरएसएस, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, तो सबकी अपनी अपनी एफिलिएशन फिक्स है। ऐसी एक कंडीशन में भी अगर कोई दल बदलू थाली का बैंगन नेता अपनी पार्टी चेंज करता है तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि पिछले 5 साल आपको अपनी पार्टी से कोई गुस्सा नहीं था, 1 मिनट पहले चुनाव के आपको याद आया कि मेरी पार्टी को मुझे चेंज करना चाहिए। और वो पार्टी जिससे आपकी आइडियोलॉजी मैच भी खाती है, जिसके साथ आप कई सालों से टिके हुए हैं अपनी विचारधारा की वजह से। आया समझ में। आइडियोलॉजीज एंड प्रिंसिपल्स की वो डिटर्मिन, डिटर्मिन का मतलब होता है निर्धारित करना। एफिलिएशन मतलब रिश्ता, रिलेशनशिप, एसोसिएशन। स्विचिंग जीरेंड है, इसकी वर्ब है वुड बी। स्विचिंग पार्टी मतलब पार्टी से दल बदल करना। अनॉमली मतलब एबनॉर्मेलिटी, है ना, ग्लिच भी बोलते हैं इसको। अच्छा, टाइम की वर्ब है वुड हैव बीन, देर से क्लोज शुरू हो रहा है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ है। एम्पल का मतलब होता है बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ, एबंडेंट, कॉपियस, सब्सटेंशियल, बहुत सारा, बड़ी मात्रा में कहलाता है एम्पल। कॉपियस एक बहुत अच्छा सिनोनिम है किसी भी चीज़ की बहुत बड़ी मात्रा का। डिसग्रंटेड का मतलब होता है अनहैप्पी, जो नाराज हो, इरिटेटेड हो। हिच का मतलब होता है किसी चीज़ पे लटक जाना। जैसे कोई आदमी आया अपनी बाइक पे, आपको जाना था, अब उसने बोला भाई बैठ जाओ तुम भी, तो आप उसकी बाइक पे अपने आप को जब लटका लेते हैं ना पीछे, हिच कर देते हैं कि चल यार मुझे भी छोड़ दे थोड़ा सा आगे, तो उसको बोलते हैं हिच करना। इस एक्ट को, किसी व्हीकल पे फटाफट जंप करना और बैठ जाना थोड़ी सी दूरी के लिए। हिच जो है ना, ये दे नाम के सब्जेक्ट की वर्ब है, ठीक है, दे नाम के सब्जेक्ट की वर्ब है। आगे बढ़े। बैंड वैगन का मतलब होता है अ पॉपुलर ट्रेंड, है ना। बीजेपी की हवा चली तो बीजेपी का बैंड वैगन हिच कर लिया, कांग्रेस की हवा चली तो कांग्रेस का बैंड वैगन हिच कर लिया, जिधर की तरफ गाड़ी मिली वहीं पे खुद को लटका लिया कि मैं भी इलेक्शन जीत जाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंड वैगन से ईडियम बनती है जंप द बैंड वैगन। कितनों को याद है बताना कमेंट सेक्शन में, कई बार करवा चुका हूँ। जंप द बैंड वैगन इसका मतलब क्या होता है। कह रहा है बट इन द रियल वर्ल्ड इलेक्शंस ब्रिंग इन हार्ड कैलकुलेशंस। Politicians who sense a whiff of change in the mood of the electorate are ready to take the risk to switch। कह रहा है लेकिन ये होता क्यों है। कह रहा है एक ऐसे रियल वर्ल्ड में, सच्ची दुनिया में इलेक्शन जो है ना वो ब्रिंग इन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, अशर इन करते हैं हार्ड कैलकुलेशंस को, बहुत ही कठोर जो है गिनतियों को, है ना, कैलकुलेशंस को, हिसाब को। अब कैसा हिसाब है, वो पॉलिटिशियंस जो सेंस कर लेते हैं एक हिफ ऑफ चेंज को। विफ का मतलब होता है सेंट, अरोमा, किसी चीज़ की खुशबू। वो पॉलिटिशियन जिनको गंध आ जाती है बदलाव की, चेंज की, और किस में, मूड में, इलेक्टोरेट के, उनके वोटर्स के, इलेक्टोरेट मतलब वोटर। वो पॉलिटिशियंस रेडी होते हैं, तैयार हो जाते हैं अपनी थाली का बैंगन पलटने के लिए, रिस्क लेने के लिए दूसरी पार्टी में जाने का। आया समझ में। तो वैसे तो नहीं करना चाहिए इनको स्विच, लेकिन असली दुनिया में क्या होता है, पॉलिटिशियन जो है सूंघ लेते हैं कि मेरा पॉलिटिक्स, मेरा जो वोटर बेस है वो उसका मूड क्या है। अगर मूड बदल गया है तो हो सकता है मुझे भी पार्टी बदल लेनी ही चाहिए। इलेक्शंस की वर्ब है ब्रिंग इन। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, अशर इन करना, किक इन करना। पॉलिटिशियंस की वर्ब है आर। हु आया पॉलिटिशियंस के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु की वर्ब है सेंस। प्लूरल एंटीसीडेंट तो प्लूरल वर्ब, याद रखना। विफ का मतलब होता है खुशबू, अरोमा, ऑर्डर, सेंट, है ना, हल्का सा झोंका खुशबू का विफ कहलाता है। These occurrences are pronounced when parties select their legislators on considerations such as caste, community, identity. But they are no longer rare events, even in states where the polity features a clear ideological divide, for instance, Kerala.
अब कह रहा है ये होता क्यों है, कौन सा चेंज की कौन सी मूड हवा आती है। कह रहा है ये जो ऑकरेंसेस हैं, पॉलिटिशियन का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ये जो घटनाएं हैं ये और ज़्यादा प्रोनाउंस होती हैं, और ज़्यादा नोटिसेबल होती हैं, क्लियर होती हैं, ऑब्वियस होती हैं। और कब, जब पार्टियां सेलेक्ट करती हैं अपने लेजिस्लेटर्स को, अपने मंत्रियों को इन कंसिडरेशंस के आधार पे, इन चीज़ों के आधार पे, इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए। पहली चीज़ है कास्ट, दूसरा है कम्युनिटी की आइडेंटिटी। तो जब ये ऐसा होता है ना, तो पॉलिटिशियंस और ज़्यादा उनको इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं उस पार्टी में जाऊं जहां पे मेरी कास्ट और कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। कह रहा लेकिन अब ये नो लॉन्गर रेयर इवेंट्स हैं, अब ये रेयर इवेंट्स बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, है ना। और कहाँ पे, यहाँ तक कि ऐसी स्टेट्स में जहाँ की पॉलिटिक्स, जहाँ की पॉलिटी फीचर करती है, शिरकत करवाती है साफ साफ विचारधारा में डिवाइड को, आपसी बहुत बड़ी खाई को विचारधारा में। फॉर इंस्टेंस केरला, तो केरला में कौन मिलेंगे, कम्युनिस्ट मिलेंगे, वहाँ पे दूसरी कोई पार्टी टिकती नहीं है। तो जो भी पार्टी आती है उनका कम्युनिस्ट से बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिवाइड है। लेकिन केरला जैसी स्टेट में भी आपको दल बदलू थाली व्यंजन मिलेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी से बीजेपी में जाने वाले, बीजेपी से कम्युनिस्ट में आने वाले। तो ये सिर्फ दूसरी जगह नहीं, हर जगह जहाँ पे क्लियर आइडियोलॉजिकल डिवाइड है वहाँ पे भी नेता मौका परस्ती दिखाते हैं। समझ में आ रहा है। आज मुझे इसी चीज़ का डर है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आप अपनी हिम्मत ना छोड़ दें। एक चीज़ दिमाग में बांध लो, ऐसा आर्टिकल अगर पेपर में आ जाए तो आप में से 60% लोग जो हैं इस आर्टिकल को छोड़ के आने वाले हैं। अगर आप इस आर्टिकल का आरसी पढ़ के 2-3 क्वेश्चंस भी कर रहे हो ना, तो 40% लोग ही हो आप करने वाले, मैं इनफैक्ट बोलूँगा 20% हो। तो अगर आप 30-40% आर्टिकल पढ़ लेते हो तो ये भी बहुत बड़ी बहादुरी की बात है, ऐसा आर्टिकल अगर आप समझ पाते हो तो। समझ में आ गया। अकरेंस की वर्ब है आर, पार्टी की वर्ब है सिलेक्ट, प्रोनाउंस मतलब क्लियर, साफ, नोटिसेबल, दे की वर्ब है आर, पॉलिटी की वर्ब है फीचर्स, आइडियोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू आइडियोलॉजी, फीचर का मतलब होता है एक फीचर रखना, किसी चीज़ को शिरकत करवाना, है ना। कह रहा बट देर आर ऑल्सो occurrences dime a dozen when the electorate does not punish political opportunists and considerations other than legislative ability alone determine the electoral futures of contestants। कह रहा है फिर भी ऐसे occurrences होते हैं, ऐसी घटनाएं फिर भी हमने देखी हैं। देर आर ऑल्सो occurrences, और कितनी होती हैं, डाइम a dozen। डाइम का मतलब होता है 10 पैसे, डजन मतलब 12, तो 10 पैसे में 12 ऐसी आती हैं, मतलब ये बार बार होती है, फ्रीक्वेंट और कॉमन है। ये अकरेंसेस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत रेयर नहीं है, डाइम में डजन है, मिट्टी के भाव आप देख सकते हो, है ना। कह रहा कब, जब इलेक्टोरेट यानी कि मतदाता पनिश नहीं करते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट को, सियासी मौका परस्तों को, और कंसीडरेशन जो होती है ना, और कैसी, सिवा अदर देन लेजिस्लेटिव एबिलिटी के, आपके देश चलाने की एबिलिटी के सिवा दूसरी जो कंसीडरेशन होती हैं वही डिटर्मिन करती हैं इलेक्टोरल फॉर्चून को, चुनावी नसीब को, तकदीर को कंटेस्टेंट्स के। तो ये जब नेता ये करते हैं ना, तो उतने गुनहगार हम भी हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ऐसे गुनहगारों को हम माफ़ कर देते हैं, बिल्कुल भी पनिश नहीं करते हैं, वो इधर से उधर बन के आता है थाली का बैंगन, लेकिन हम उसको फिर भी वोट डालते हैं। और ये जो वोट डाला जाता है ना, ये उसकी लेजिस्लेटिव एबिलिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी जाति या उसकी कम्युनिटी या कास्ट को देख करके डाला जाता है। तो ये दूसरी कंसीडरेशन की वजह से ही उसका चुनावी भविष्य जो है हम तय करते हैं इन कंटेस्टेंट्स का। तो हम भी बराबरी के हकदार हैं इस पूरे क्राइम में। आया समझ में। अकरेंसेस की वर्ब है आर, इलेक्टोरेट की वर्ब है डज नॉट पनिश, डाइम डजन मतलब हिंदी में बोलते हैं मिट्टी के भाव, ठीक है, हिंदी में इस कहावत का मतलब होता है मिट्टी के भाव। कंसीडरेशंस की वर्ब है डिटरमिन। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे, चलो। कह रहे इन द केस ऑफ गोवा, अब बताएगा एक एक करके किस किस स्टेट में कैसे अपने को दल बदलू मिल रहे हैं। कह रहे इन द केस ऑफ गोवा स्टेट विद अ स्मॉल असेंबली एंड विच हैज अ हिस्ट्री ऑफ पार्टी होपिंग, द स्पर्ड ऑफ डिफेक्शंस ऑफ लेट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज। कह रहे अगर गोवा की बात करें, जो एक ऐसी स्टेट है जिसकी छोटी सी असेंबली है और जिसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और किसकी, पार्टी दल बदलू की, पार्टी हॉपिंग की। हॉप का मतलब होता है जंप करना, है ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। कह रहा है अगर गोवा की बात कर लेना, ऐसी हिस्ट्री और ऐसी छोटी सी असेंबली वाले, इसमें जो उछाल है, स्पर्ट है डिफेक्शंस में, दल बदलों में, और कब, बहुत जल्दी, ऑफ लेट, हाल ही में। कह रहे ये नहीं आना चाहिए एक सरप्राइज़ की तरह, नहीं आना चाहिए एक अचंभे के तौर पे। तो गोवा में तो ये होता ही आया है, हर साल होता है, हर इलेक्शन पे होता है, इस बार भी हो गया। देयर इज़ नो सरप्राइज एट ऑल। स्पर्ट की वर्ब है शुड नॉट कम, स्पर्ट आप जानते हैं, पार्टी होपिंग, दल बदल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब आगे बताएगा, कह रहा बट द फैक्ट दैट इलेक्टोरल कंटेस्टेशन इन एन ऑलरेडी फ्रैक्शियस पॉलिटी
with a high number of competitive political parties has now increased with the Trinamool Congress and the Aam Aadmi Party in the fray, has exacerbated matters by widening the choices for political opportunists. कह रहा है लेकिन ये जो फैक्ट है अपने आप में, ये जो तथ्य है, ये जो स्टेटमेंट है, कौन सी भाई, कि जो इलेक्टोरल कंटेस्टेशन है, जो चुनावी जंग है, इलेक्टोरल मतलब चुनाव से रिलेटेड, मतलब वोटों से रिलेटेड, वोटर से रिलेटेड, कंटेस्टेशन का मतलब होता है जंग। कह रहे जो जंग है चुनावी, और पहले से ही एक फ्रैक्शस पॉलिटी के बीच में, ऐसी सियासत के बीच जो है बड़ी फ्रैक्शस, जो बड़ी है डिफ़िकल्ट टू मैनेज, और किसके साथ, बहुत ही हाई नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। बहुत सारी पार्टियां बड़ी बड़ी गोवा के अंदर छोटी सी असेंबली के लिए चुनाव लड़ती हैं। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना, कि ऐसा जो इलेक्टोरल कंसल्टेशन है, चुनावी जंग जो है, पहले से ही एक डिफ़िकल्ट पॉलिटी में, डिफ़िकल्ट राजनीति में गोवा की, जहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कह रहा है ये कंटेस्टेशन अब इंक्रीज हो चुका है, ये जंग और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और किसके साथ, इन दोनों पार्टीज़ के इन द फ्रे होने के साथ ही, चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही। इन द फ्रे मतलब इन द बैटल, बैटल मतलब फ्रे। तो जैसे ही ये दोनों पार्टियां आई तो बड़ी पार्टियों में दो छोटी पार्टियां भी शुमार हो गई। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना अपने आप में, कि अब गोवा के अंदर चुनाव लड़ना और बड़ा मुश्किल हो गया है। कह रहा है इस फैक्ट ने एक्सेसरबेट कर दिया है और बुरा बना दिया है चीज़ों को, मैटर्स को, और कैसे वाइडन करके उन चॉइसेस को, बढ़ा करके उन विकल्पों को, और किसके लिए, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट के लिए, चुनावी दल बदलुओं के लिए जो मौका परस्त होते हैं ना, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट। आया समझ में? लंबा सेंटेंस है। फैक्ट की वर्ब है हैज़ एक्सेसरबेटेड, एक्सेसरबेट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है ना हैज़ के बाद। इलेक्टोरल कंटेस्टेशन मतलब चुनावी जंग की वर्ब है हैज़ नाउ इंक्रीज्ड, अब वहाँ पे जंग और तेज हो गई है। फ्रैक्शस मतलब डिफ़िकल्ट टू मैनेज, पार्टियों के नाम के आगे हमेशा द लगाएं। जब आप इन द फ्रे होते हैं तो आप जो है जंग में, मैदान में उतर जाते हैं। तो ये दोनों पार्टियां भी गोवा के मैदान में इन द फ्रे हो गई हैं, जंग में, बैटल ग्राउंड में आ गई हैं। बढ़े आगे, वाइडन करना, बड़ा करना। द पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट कॉमन प्लूरल नाउन है, सभी के सभी सियासी मौका परस्त, उसके आगे द लगा दिया। समझ में आया? ये एडजेक्टिव है, इसके आगे द लगा दिया। तो ये सारे मौका परस्तों की जाति को बता रहा है ना। कॉमन प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब लेगा अगर ये लेता तो। अब बात करेगा यूपी की, गोवा की बात हो गई। कह रहा है इन यूपी, इवन कंसीडरिंग द फैक्ट दैट सच डिफेक्शंस आर रूटीन, द स्पर्ट ऑफ एमएलए स्विचिंग साइड्स फ्रॉम बीजेपी to Samajwadi Party should worry the ruling party. More so if the party hoppers are from the other backward classes who had been diligently wooed and represented in the BJP to get an edge over the Mandal parties. अब कह रहा है यूपी में क्या माजरा है, गोवा के तो समझ गए। कह रहा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि इस चीज़ को, फैक्ट को कंसीडर करते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, दैट वो ये कि ऐसे दल बदल, ऐसे डिफेक्शंस बड़े ही रूटीन किस्म के हैं, रोज़ होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी में इस बात को अगर आप समझ भी जाए ना तो भी, तो जो अभी अभी उछाल आया है, स्पर्ट आया है एमएलएस का, विधायकों का, साइड्स को स्विच करने का, बीजेपी से एसपी के अंदर, बीजेपी को छोड़ के एसपी की तरफ लुढ़क जाने का, कह रहा है ये जो उछाल है इसको वरी कर देना चाहिए रूलिंग पार्टी को, योगी आदित्यनाथ की पार्टी को। अच्छा क्यों? कह रहा है और भी ज़्यादा मोर सो, और भी ज़्यादा इसलिए मोर सो, अगर पार्टी होपर्स जो हैं वो कहाँ से हैं, ओबीसी वाले हैं, जिनको जो कि जिनको बहुत अच्छे से रिझाया गया था, हैड बिन वुड डिलीजेंटली, बहुत अच्छे से, और रिप्रेजेंट किया गया था बीजेपी में, ताकि बीजेपी को एक एडवांटेज या एज मिले मंडल पार्टीज़ के ऊपर। ऐसी पार्टियां जो ओबीसी, एससी और एसटी को सपोर्ट करती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो आया समझ में? तो कह रहे यूपी में तो आम बात है ना, नेता वहाँ का यही काम करता है, रोज़ का काम है उसका। लेकिन ये बात अगर मान भी लो ना, तो भी बीजेपी से एसपी में जाना लोगों का बड़ा ही बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। और ये भी तब और ज़्यादा जब जाने वाले वो हैं जो ओबीसी वाले हैं, जिनको बीजेपी पलोस के रखती है, वो करके रखती है, समझा बुझा करके रिप्रेजेंट करवाती है बीजेपी में, ताकि ऐसी मंडल पार्टीज़ के ऊपर बीजेपी को रिप्रेजेंटेशन और एज मिले। मंडल पार्टियाँ कौन है? जो मंडल कमीशन को सपोर्ट करती हैं। वैसे मंडल कमीशन आया था ओबीसी के लिए, मंडल पार्टीज़ वो हैं जो सोशल जस्टिस की बात करती हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए, वीमेन के लिए, है ना। तो बीजेपी ऐसे ओबीसी वालों को अपने साथ में रखती है ताकि सोशल जस्टिस वाली पार्टियां बीजेपी को कभी हरा ना पाए।
अब आओ सेंटेंस की स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, थोड़े अच्छे लेवल के सेंटेंसेज हैं, पर मुझे तो मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, थोड़ा मज़ा लो है ना, टेंशन नहीं लेना है। डिफेक्शंस की वर्ब है आर, स्पर्ट की वर्ब है शुड वरी, होपर्स की वर्ब है आर, हु की वर्ब है हैड बिन, वुड एंड हैड बिन रिप्रेजेंटेड। वू का मतलब होता है रिझाना, मनाना, किसी को तैयार करना, किसी को खुश करना, ठीक है, वो करना। डिलीजेंटली मतलब बड़ी मेहनत से, विद डिलीजेंस, विद डिलीजेंस, है ना, या सीरियस एफर्ट, जब कोई काम बड़े एफर्ट लगा के करते हो तो आप उस काम को डिलीजेंटली करते हो। होल्ड करो एक सेकंड, इसका चार्जर ऑन कर दें। चलो, कह रहा द बीजेपी कुड स्टिल टेक कंसोलेशन इन द फैक्ट दैट लास्ट मिनट डिफेक्शंस इन वेस्ट बंगाल had little effect on the ruling Trinamool in the election last year. But unlike in the eastern state, the politics of identity is more salient in UP. अब कह रहा है बीजेपी के लिए एक अच्छी चीज़ भी है, कौन सी? कह रहा है बीजेपी अभी भी ढाढ़स बांध सकती है, कंसोलेशन ले सकती है, अपने आप को हिम्मत बंधवा सकती है। और किस चीज़ में भाई? इस फैक्ट में, इस तथ्य में, इस बात में। कौन सी बात? कि जो लास्ट मिनट डिफेक्शंस हैं, आखिरी मौके पे होने वाले दल बदल हैं, और कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, उनका ना के बराबर असर रहा था रूल करने वाली तृणमूल पे। और कब? इलेक्शन में पिछले साल के। तो तृणमूल से बीजेपी में लोग गए, लेकिन बीजेपी पे ना तृणमूल पे कोई खास असर पड़ा। तो बीजेपी इस चीज़ को देख करके अपने आप को थोड़ा हिम्मत बंधवा सकती है, ठीक है ना। हमारे भी चले जाएंगे 10, हमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा लेकिन बिल्कुल उल्टा, अनलाइक उस ईस्टर्न स्टेट के, यानी कि वेस्ट बंगाल के, हुआ क्या? जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, जो कास्ट की पॉलिटिक्स है, वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है, बहुत सैलिएंट है, इंपॉर्टेंट है, रिमार्केबल है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। आया समझ में? तो दीदी को जब फर्क नहीं पड़ा, ममता बनर्जी को, वेस्ट बंगाल में जब उसके एमएलए गए, तो बीजेपी को लगता है कि हमें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में थी, अब बात हो रही है यूपी की, यहाँ पे कास्ट के ऊपर ही चुनाव चलते हैं आगे। बीजेपी की वर्ब कुड स्टिल टेक, डिफेक्शंस की वर्ब है हैड, लिटिल मतलब ना के बराबर, कंसोलेशन मतलब ब्रीफ, कंफर्ट, सोलास, ढाढ़स, है ना, आपका हल्का सा जो कोई हिम्मत बंध जाए ना, वो कंसोलेशन कहलाती है। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी की वर्ब है इज, सैलिएंट आप जानते हैं, रिमार्केबल, इंपॉर्टेंस, इसके लिए एक वर्ड बताया था मैंने आपको, कितना अच्छा, कौन सा बताया था? कॉन्स्पिक्यूअस। एक सेकेंड रुक जाओ, कॉन्स्पिक्यूअस, है ना, भड़कीला, दूर से दिखाई देने वाला, कॉन्स्पिक्यूअस। आगे बढ़े। कह रहा दिस इंडिकेट्स दैट द पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट इन अ स्टेट विद रूलिंग कोलिशन सिक्योर्ड 51.2% of votes and led 284 of 403 assembly segments in the state in the 2019 Lok Sabha election is getting to be a close call with SP putting up a spirited fight. अब इस पूरे का मतलब क्या है? इस पूरे का इंडिकेशन यही है कि जो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है, जो चुनावी जंग है, इलेक्टोरल कॉन्टेस्टेशन है, एक ऐसी स्टेट में, एक ऐसे राज्य में जहाँ पे रूलिंग कोलिशन जो है, जहाँ पे राज करने वाला जो गठबंधन है, उसने सिक्योर किया था इतने % वोट्स को और लीड किया था इतनी सारी सीट्स में, 284 सीट्स में 403 में से, और कह रहा है ऐसी स्टेट में, और कब? 2019 के लोकसभा जो है इलेक्शन में। तो कह रहा है इसका इंडिकेशन एक ही है कि ऐसे ही एक स्टेट में ना, जो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है, इस बार की जो चुनावी जंग है, वो होने वाली है एक क्लोज कॉल, बराबरी की जंग। और किसके साथ ही? एसपी के, समाजवादी पार्टी के पुटअप करने के साथ ही, प्रेजेंट करने के साथ ही एक जानदार स्पिरिटेड फाइट को। तो आ गया समझ में? तो पिछली बार जैसा इस बार देख के लगता नहीं है बीजेपी परफॉर्म कर पाएगी। एमपी इनके भाग रहे हैं, एमएलए इनके भाग रहे हैं, और समाजवादी पार्टी जो है स्पिरिटेड फाइट को पुटअप कर रही है, बीजेपी को अच्छे से टक्कर देने की तैयारी कर रही है। दिस की वर्ब इंडिकेट्स, पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट की वर्ब है, कहाँ गया? इज गोइंग टू, है ना, इज गोइंग टू। ये हो गई पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट की वर्ब। कोलिशन की वर्ब है सिक्योर्ड, एंड कोलिशन की दूसरी वर्ब है लेड, एंड कंजंक्शन के बाद। कोलिशन ने सिक्योर भी किया वोट्स को इतने, और कोलिशन ने, गठबंधन ने इतनी सीट्स पे लीड भी किया। स्पिरिटेड मतलब फुल ऑफ स्पिरिट। ये पुटअप एक फ्रेजल वर्ब होती है। देखो 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं। पहली है पुटअप करना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, खास करके किसी अपोजिशन को, किसी फाइट को, किसी डिफेंस को। जैसे आपका लॉयर है, आपके लिए कोर्ट में गया और आपका केस लड़के आया, तो आप बोल सकते हो माई लॉयर पुटअप अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इन माई केस। मेरे लॉयर ने पुटअप किया, प्रेजेंट किया एक बहुत ही मजबूत डिफेंस मेरे केस के अंदर। तो फाइट को, डिफेंस को, अपोजिशन को
प्रेजेंट करने के लिए पुट अप नाम की फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, कोप विद करना। तो ये दो अलग जो है फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये विद से देख लेना, ये अलग फ्रेजल वर्ब है, इसका पुट अप से कोई कनेक्शन नहीं है। बढ़े आगे, चलो लास्ट सेंटेंस है अपना। कह रहा है एट द वेरी लीस्ट द ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी दैट द बीजेपी हैड सिंस 2014 इज मार्केडली एब्सेंट। कह रहे कम से कम जो ऑरा थी, जो एक छवि थी, है ना, और किसकी, अजय होने की, इनडिफीटेबल होने की, इनविंसिबिलिटी की। और कब, कह रहा है वो वाली जो बीजेपी रखती थी 2014 के, जब से 2014 आया तब से ना, सिंस 2014, वो मार्केटेडली एब्सेंट है, वो जो है नदारद है, गायब है। और कैसे इसको मार्क किया जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है। तो वो छवि बीजेपी की जाती जा रही है कि ये इनविंसिबल पार्टी है, इसको हराया नहीं जा सकता। ओरा की वर्ब है इज, बीजेपी की वर्ब है हैड, पॉलिटिकल पार्टी आगे दा लगा हुआ है, सिंस प्लस में बिगिनिंग, कब से भाई, 2014 से। तो पॉइंट ऑफ टाइम की जब बिगिनिंग दी जाती है तब आप सिंस को यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन दे देते, 7 साल लिख देते तो 4 आ जाता है ना। कह रहा ऑल दो द ऑपोजिशन कैंप इज स्टिल डिवाइडेड द इरोजन इन बीजेपी सपोर्ट बेस इज अनमिस्टेकेबल। कह रहा है हालांकि जो ऑपोजिशन कैंप है आज भी बंटा हुआ है, ऑपोजिशन अभी भी पूरी तरह से एकजुट होकर के नहीं खड़ी है। कह रहा है फिर भी जो इरोजन है, जो कटाव है, जो क्रोजन है, जो जंग लग के कटने का काम है, और किसमें, बीजेपी के सपोर्ट बेस में, वो अनमिस्टेकेबल है। वो आंखों से चुराया नहीं जा सकता, आंखों से बचाया नहीं जा सकता, अनमिस्टेकेबल है, सब उसको देख पा रहे हैं। कैंप की वर्ब है इज, इरोजन की वर्ब है इज, अनमिस्टेकेबल आप जानते हैं। चलिए, थोड़ा सा मुश्किल था, अब मेरे ख्याल से इजी बन गया होगा। कहानी की तरह पूरा आर्टिकल आपके सामने मैंने रख दिया है सर, है ना। इसी तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी। कोशिश किया करो आर्टिकल को पहले खुद से पढ़ने की। सुबह 7 बजे मैं आपको PDF देता हूँ ग्रुप में, तो इसीलिए देता हूँ, आप उस पर 2 घंटा 1 घंटा लगा के थोड़ी सी तैयारी करके रखें, फिर वीडियो देखा करो। चलो 5 क्वेश्चन हैं, सारे वोकैब के डाले मैंने। वोकैब आई खूब है। तो भाई मिट्टी के दाम डाइम और डजन, आप बता सकते हो इन चारों में से डाइम एंड डजन का कौन सा सिनोनिम है ना। जंप एंड होप द बैंड वैगन करवा चुका हूँ ना आपको मैं। जंप या होप द बैंड वैगन, होप करना आप जानते हैं, बैंड वैगन आप जानते हैं, एक पॉपुलर ट्रेंड है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जंप या होप द बैंड वैगन का। निकाल के बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर डाल रहा हूँ मैं। लास्ट है द फाइनल स्ट्रॉ, ये वही कैमल वाला है, याद है ना। कैमल के साथ क्या हुआ था, उसके ऊपर स्ट्रॉ डालते गए, स्ट्रॉ डालते हुए कमर टूट गई। तो इसको कौन सी ईडियम से कनेक्ट करोगे, इस ईडियम को कौन से मीनिंग से। फिर आपको निकालना है फिलर्स, चौथे और 5वें में। पहले आपको यहाँ बताना है इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड यहाँ रखा जाए, ठीक है। ये चारों वर्ड्स आप जानते हो, स्पर्ड, कंसोलेशन, सेलिएंट, है ना, प्रोनाउंस्ड। और फिर आपको 5वें में क्या बताना है सर, 5वें में बताना है पुट अप और पुट अप विद, दोनों में से किसको यूज़ किया जाए। कोप अप भी रख सकते हो, कोप विद भी रख सकते हो, एक्सेसरवेट भी रख सकते हो, अगर आपको लगता है ये सही वर्ड्स हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मेरे हिसाब से 5 में से 4 नंबर तो आपको मिल ही जाने चाहिए अगर आपने ढंग से आर्टिकल को देखा है तो, है ना। वोकैब पूछी है मैंने, आज ग्रामर के लिए अपने पास मौका ही नहीं रहा। मुलाकात होगी कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, इस नंबर पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा किसी भी कोर्स रिलेटेड। अंटिल देन, साइनिंग आउट।